हेलो फ्रेंड्स, आज बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है सोशल प्रॉब्लम्स, उसका सेकंड पार्ट थ्योरेटिकल अप्रोचेज। तो टाइटल है आज का सोशल प्रॉब्लम्स थ्योरेटिकल अप्रोचेज एंड पैराडाइम्स। इसका हिंदी अर्थ हुआ सामाजिक समस्याएं, सिद्धांत। अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण और पैराडाइम का मतलब आदर्श। तो आदर्श जो है इसमें दो कंपोनेंट है, एक है दृष्टिकोण और आदर्श। तो दृष्टिकोण देखने का तरीका बहुत हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1, 2, 3 मुख्य रूप से 3 तरीका मैंने आपको बताया है। एक होता है कि आप क्राइम या सोशल प्रॉब्लम या कुछ भी है उसको कैसे देखते हैं, तो देखने का तरीका को बोलते हैं अप्रोच, दृष्टिकोण। और पैराडाइम, टाइटल को समझिएगा पहले। अब पैराडाइम का मतलब होता है कि आदर्श। क्या आदर्श है? आदर्श जो होता है समय के साथ साथ बदलते रहता है। जो आज आदर्श है, जो आज हम मानते हैं कि सही है, वो हो सकता है कि 10 साल के बाद बदल जाए। तो ये आदर्श जो होता है, पैराडाइम जो होता है, वो टाइम के साथ चेंज होते रहता है। और दूसरी ओर जो अप्रोच है, अप्रोच भी है, वो डेवलप होता है। नया नया अप्रोच आ सकता है चीज़ों को देखने के प्रति। वो डिपेंडेंट अपॉन द रिसर्च, शोध होती है समाज में और नए नए प्रकार के हमारे पास अप्रोच आते हैं। तो फिलहाल हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स को देखने का तीन अप्रोच है। पहला अप्रोच है विश्वास और अंधविश्वास। कैसे आप चीज़ों को कोई भी घटनाएं घटती है, कोई भी कारण, हर एक घटना का कोई ना कोई कार्य हुआ, कोई घटना घटा, कोई क्राइम हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब हम किसी कार्य का कारण ढूंढने में असमर्थ हो जाते हैं, किसी इफेक्ट का काउज को डिटरमाइन करने में हम खुद को असफल महसूस करते हैं, तब हम उसका आरोप किसी व्यक्ति पे, किसी भूत पे, किसी आत्मा पे, किसी स्पिरिट पे, किसी चुड़ैल पे और किसी भी व्यक्ति पे जो इस घटना से संबंधित ना हो, उस पर हम आरोपित कर देते हैं। तो ये कदाचित ही सही नहीं है। तो हमने बताया कि पहला जो है विश्वास और अंधविश्वास है। जब कोई कार्य के कारण इफेक्ट का काउज हम ढूंढने में असमर्थ हो जाते हैं, तो हम किसी तीसरे व्यक्ति, तीसरे फोर्स, तीसरे बल जो उस घटना से संबंधित नहीं है, जैसे हम समाज में बोल देते कोई डाइन कर दिया, कोई चुड़ैल कर दिया, कोई भूत, कोई आत्मा कर दिया, कुछ इस टाइप से जो बोलते हैं, उससे क्या होता है, विश्वास और अंधविश्वास का दृष्टिकोण डेवलप होता है सामाजिक समस्याओं के प्रति। तो उसमें मुख्य कारण है कि कार्य और कारण का सिद्धांत जो है, हर किसी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई काज होता है। उसको अगर हम ढूंढ लेते हैं तो अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है। तो जैसे बुद्ध ने कहा था कि अगर दुख है तो दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है, उस कारण का नाम था हमारी कामनाएं, डिजायर। तो ये चीजें होती है कि आप रेशनल तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करें। सेकंड तरीका था शास्त्रीय दृष्टिकोण, शास्त्रीय या मान्य दृष्टिकोण, जो मुख्य रूप से इंडिविजुअल को दोषी मानता है कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो क्राइम करने के पीछे उसका जो अपराध है, अपराध के पीछे मनुष्य के प्लेजर सीकिंग, मतलब उपभोग की प्रवृत्ति की वजह से क्राइम होता है। कोई करप्शन क्यों करता है? कि हमारा परिवार आगे बढ़े, उसको देश से मतलब नहीं है, उपभोग करना चाहता है कि अधिक से अधिक हम उपभोग कर लें, अधिक से अधिक हम चीज़ों का इस्तेमाल कर लें जिंदा रहते हुए। तो ये प्लेजर सीकिंग मतलब उपभोग की प्रवृत्ति। और दूसरा जो सिद्धांत है इसी में शास्त्रीय अप्रोच के तहत, वो है ये जो उपभोग की प्रकृति, जिसने बोला कि अपराध मनुष्य के प्लेजर सीकिंग, उपभोग की प्रवृत्ति की वजह से होता है अपराध, उसको बोलने वाले थे बेकारिया और बेंथम। और दूसरा है इटालियन जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट है लोम्ब्रोसो, उन्होंने बोला कि अपराध को शारीरिक बनावट से जोड़ा। कोई
किसी का माथा बड़ा है तो वो अपराध करेगा, किसी का हाथ लंबा है, किसी का इस टाइप से, मतलब अपराध, जो भी अपराध करते थे उनका अध्ययन करके कि इनमें क्या कॉमन है शारीरिक बनावट के रूप में। तो इस टाइप से उन्होंने डिफाइन किया कि इस तरफ से अपराध शारीरिक बनावट के फलस्वरूप भी हो सकता है। तीसरा अप्रोच है फंक्शनलिस्ट, प्रकार्यवादी। प्रकार्यवादी में क्या होता है, सिस्टम, कोई भी सिस्टम काम करता है तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जब कोई पार्ट्स अगर सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल। अगर सेल जो है हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है सिस्टम को, तो क्या होता है कि सेल जो है बदमाशी करने लगता है, अपना अनियमित गति से बढ़ने लगता है। जब अनियमित गति से बढ़ेगा हमारा सेल तो कैंसर का रूप ले लेता है। तो जब कोई भी पार्ट, जैसे ये कॉलेज है, कॉलेज में अगर सभी लोग, प्रिंसिपल से लेकर सभी कर्मचारी अपना अपना काम करें तो कॉलेज अच्छे से बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई अपने काम में लापरवाही बरते तो क्या होगा, कॉलेज का भी नाम डूब जाएगा और तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से ये प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है, जिसमें इसमें कहा जाता है कि सिस्टम जो है, सिस्टम का नियम होता है, कानून होता है, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए और तो ये जो भी सिस्टम के पार्ट है वो सही से सिस्टम को कंट्रीब्यूट करें। तो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, जो प्रकार्यवादी अप्रोच हिंदी में बोलते हैं, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण। तो उसमें मुख्यतः कुछ कुछ हमारे सामाजिक जो समाजशास्त्री है उनका भी दृष्टिकोण, उनका भी अप्रोच जानना जरूरी है। जैसे डर्खाइम, जो फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट है डर्खाइम, उन्होंने बोला है कि इस सिचुएशन को जिसमें जो पार्ट्स है वो सिस्टम को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जैसे सेल है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, बॉडी का बात नहीं मान रहा है, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो उसी कोई सिस्टम में कोई सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि सिस्टम टूटेगा। तो टूटेगा तो यानी नियमहीनता हो जाएगी, नियमहीनता, कोई नियम नहीं मान रहा है। तो इसको डर्खाइम ने बोला है एनोमी। एनोमी मतलब इंग्लिश में नॉर्मलेसनेस। नॉर्मलेसनेस मतलब नियमहीनता, कोई नियम मानने को मजबूर नहीं है, नियम नहीं मान रहा, अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इसको बोलते हैं कि आप सिस्टम को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो एंटी सोशल, मीन्स ये भी सामाजिक समस्या का एक रूप है। फिर आते हैं टार्गेट पर्सन। टार्गेट पर्सन बात करते हैं मूल्य सम्मत, वैल्यू कंसेंसस, मूल्य सम्मत। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपका समाजीकरण होता है थ्रू डिफरेंट जो मतलब सामाजिक एजेंसी हैं। जैसे आप परिवार में कुछ सीखते हैं, फिर विद्यालय आते हैं, फिर विश्वविद्यालय जाते हैं, वहाँ पे आपका एजुकेशनल नीड फुलफिल किया जाता है। तो आपका लगातार समाजीकरण होते रहता है, वो आप आसपास के माहौल से भी सीखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आसपास के माहौल में समाज का जो वैल्यू है, आप वैल्यू आप वैल्यू के हिसाब से आपका बिहेवियर, एक होता है वैल्यू, एक होता है नॉर्म। मैंने पहले भी पढ़ा है वैल्यू एंड नॉर्म। मतलब वैल्यू बोलता है कि वो कैसे बिहेव करना है, और एक्चुअल में आप कैसे बिहेव कर रहे हो उसको बोलते हैं नॉर्म, मतलब व्यवहार। जैसे नॉर्मलेसनेस, आपको व्यवहार में कमी है तो नॉर्मलेसनेस बोलेंगे। तो नॉर्म अगर वैल्यू कहा गया कि हम जैसे एज ए प्रोफेसर हमको 10 बजे आना है और मैं आता हूँ 11 बजे, तो क्या हुआ, ये नॉर्म के खिलाफ जाएगा। मेरा व्यवहार जो है वो वैल्यू से मैच नहीं करता। तो अगर आपका व्यवहार वैल्यू कंसेंसस, मतलब आपका अगर व्यवहार वैल्यू से मैच करता है तो समाज में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब वैल्यू और नॉर्म्स NORM में कंफ्लिक्ट होगा, कहा गया कुछ और करने के लिए कर कुछ और रहे हैं, तो सिस्टम का बात नहीं मान रहे हैं। जैसे मैं खुद का एग्जांपल लिया, मुझे 10 बजे आना है, मैं 11 बजे आ रहा हूँ, मुझे क्लास लेना है, मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, कहीं और बैठा हुआ हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी। और दूसरी जो बात है कि सामाजिक समस्या, जैसे डर्खाइम की बात किया, तो जैसे मेरा नियमहीनता, अगर मैं ज़्यादा सिर्फ फोकस करूँ क्लास लेने पे, और भी जैसे नियम में कुछ और होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर एम्प्लॉय हूँ तो क्लास लेना है, फॉर्म इकट्ठा करना है, बहुत चीज़ करना है, मतलब बहुत सा काम करना, सेटअप वर्क करना होता है। तो मैं अगर ऊपर की बातों को नहीं मानूंगा तो क्या होगा कि हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो मुझे सब कुछ बैलेंस करके चलना होता है। तो ये होता है कि आपको कुछ अति नहीं करना है, अति कीजिएगा तो नॉर्मलेसनेस की स्थिति हो जाएगी कि आप मन मर्जी से काम कर रहे हैं। तो ये डर्खाइम का अपना व्यू था। और टार्गेट पर्सन का सब प्रकारवादी ही हैं,
सभी सिस्टम का पार्ट करते हैं। सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सही हैं। तो सिस्टम को यहाँ जैसे सिस्टम का जो मूल्य है उसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्म्स है, आपका बिहेवियर है, तो ये हो गया टारगेट पर्सन का व्यू, तो सामाजिक समस्या नहीं होगी। अब आर के मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन, उनका मानना है, उनका थ्योरी है थ्योरी ऑफ एनोमी एंड अपॉर्चुनिटी, नियमहीनता और अवसर। इसमें क्या होता है कि आपको अब जो भी सामाजिक समस्याएं मैंने लिखा है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट, मकान की कमी, नागरिक सुविधाओं की कमी, शहर में लोग अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि मतलब किसी को अपने से मतलब है, अवैयक्तिक संबंध, शहरों की गंदगी के कारण क्या होता है, क्राइम होता है। जब क्राइम किशोरों के द्वारा होता है, जब किशोर अपराधी होते हैं तो उसको बोलते हैं डिलिंक्वेंसी। किशोरों द्वारा अपराध किया गया तो उसको बोलते हैं डेलिंक्वेंसी, DELINQUENCY। और सामाजिक अपराध, स्लम शहर में जो गंदी बस्ती होती है उसके चलते ये सब होते हैं, मतलब हो सकते हैं। तो अब जब हम पढ़ रहे थे प्रकार्यवाद में, तो पहला अप्रोच था ये डर्खाइम का, जिन्होंने बोला कि नियमहीनता, अगर कोई अति करता है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ और दूसरा काम नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, नॉर्मलेसनेस हो गया। ऐसा मतलब किसी तरीके से जो भी कहा गया स्पेसिफिक वो काम करना है। मुझे फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म लेना है तो लेना पड़ेगा, टीचिंग करना है तो टीचिंग करना पड़ेगा, और भी काम करना दिया जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा, वो काम करना है। नहीं करता हूँ तो ये सिस्टम में को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ सही तरीके से। हो सकता है कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ लेकिन और भी काम करना जरूरी है, ये नॉर्मलेसनेस हो गया। अगर आपका जो बोला गया वैल्यू, जैसे वैल्यू मुझे बोला गया जो वही कर रहा हूँ, वैल्यू और नॉर्म्स में सामंजस्य है तो कोई समस्या नहीं होगी। और रॉबर्ट किंग मर्टन का थ्योरी ऑफ एनोमी एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ देखते हैं ये क्या है। रॉबर्ट किंग मर्टन, आर के मर्टन, मटन जो खाते हैं वो नहीं, मटन मीन्स नाम है, ये MARTON, ये मांसाहार नहीं है, ये समाजशास्त्री का नाम है। अब इसमें जो है मटन बोलते हैं कि जो सामाजिक समस्याएं हैं वो उसके लिए इन्होंने थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ एनोमी मतलब नियमहीनता। एनोमी मीन्स क्या हुआ, नॉर्मलेसनेस, नियमहीनता। अब इसके साथ जोड़, इसका थ्योरी तो डर्खाइम ने भी दिया था, इसके साथ जोड़ दिया एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर। तो समाज में जैसे गोल्स होते हैं कि भाई किसी को IAS बनना है, किसी को कुछ बनना है, एक मीन्स होता है। तो मान लीजिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मीन्स है, तो आप गोल पे इजीली रीच कर सकते हैं। कोई अच्छे घर का है तो अच्छे घर का है, उसको सभी सुविधाएं मिली, समय समय पे एजुकेशन मिला, ट्यूशन मिला, सब कुछ मिला, तो और अच्छा माहौल मिला, तो क्या होगा कि उसकी जो वो कंफर्म करेगा। तो अगर वो उसके पास संसाधन है और लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसको बोलते हैं कन्फर्मिटी। दूसरा है इनोवेशन। अगर संसाधन की कमी है तो क्या करेगा, संसाधन उत्पन्न करेगा और गोल को रीच करेगा। जैसे अगर मेरे पास ये ब्लैक बोर्ड, ये क्लासरूम अगर मैं अपने घर पे सेटअप करूं और उसका घर से क्लास ले रहा हूं तो अपना समय का अतिरिक्त उपयोग कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को पढ़ाने के लिए मैं ये इनोवेट कर रहा हूं। तो इनोवेशन मतलब होता है जब आपके पास संसाधन की कमी है तो आप इनोवेट करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। थर्ड इज रिचुअलिज्म, मतलब आदर्श को मानते हैं, आप गोल को मानते हैं कि हमको पढ़ना है,
आप कॉलेज आते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, कॉलेज आते हैं और मतलब अपना समय पास कर देते हैं, 3 साल के बाद पता चलता है कि हम मेहनत नहीं की, हम बहुत पीछे हो गए। तो कहने का मतलब कि रिचुअलिज्म जस्ट कोई बोल दिया भाई कॉलेज में एडमिशन ले लो और पढ़ो और डिग्री ले लो, डिग्री मिल गया लेकिन कुछ हुआ नहीं, आप अपना गोल रीच नहीं कर पाए, तो ये हो गया रिचुअलिज्म। बस रिचुअल मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। चौथा होता है रिट्रीटिज्म। रिट्रीट मतलब पीछे होना, रिट्रीटिज्म मीन्स पीछे होना। अब इसमें क्या है कि रिट्रीट मतलब हम गोल को यहाँ पे गोल ओके, यहाँ पे गोल मीन्स इस कन्फर्मिटी में मीन्स भी ओके, गोल भी ओके। यहाँ पे गोल ओके, यहाँ इनोवेशन इज नॉट ओके, बट तो इनोवेट करना पड़ता है। रिचुअलिज्म में गोल ओके बट दिस इज नॉट ओके, दिस इज ऑल्सो ओके बट गोल इज नॉट अचीव्ड। रिट्रीटिज्म में आपको लगता है कि हमारे लिए दुनिया नहीं है, रिट्रीट कर जाते हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं, नशा का शिकार हो जाते हैं, होश में नहीं रहते हैं। और सबसे अंतिम में होता है 5 रिबेलियन। रिबेलियन ना आप इसको मानते हैं ना इसको मानते हैं। जैसे अगर इसमें अगर एक व्यक्ति का एग्जांपल लें तो कन्फर्मिटी है, किसी को यूपीएससी की तैयारी करना है, उसको सब सुविधा मिला और वो आईएएस ऑफिसर बन गया, तो ठीक है, उसको सुविधा भी मिला और ठीक है। इनोवेशन, किसी को सुविधा नहीं मिला तो सेल्फ स्टडी किया और समय लगा लेकिन वो प्राप्त कर लिया, तो उसको बोलते हैं इनोवेशन। थर्ड है रिचुअलिज्म, कोई यूपीएससी का तैयारी किया ही जा रहा है 10 साल तक, अब हुआ भी नहीं, तो ये तो तैयारी कर रहा है लेकिन उसको लक्ष्य नहीं मिला, इसको बोलते हैं रिचुअलिज्म। बस मतलब खुद को दिखा रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं। और ये रिट्रीटिज्म, ये बोलता है कि भाई यूपीएससी का तैयारी नहीं करेंगे, ये सब लाइन मेरे लिए नहीं है, तो गोल को रिजेक्ट करके अपना अलग गोल बनाता है। हो सकता है वो प्रोफेसरशिप की ओर आगे बढ़े, तो गोल को रिजेक्शन करना। रिबेलियन मीन्स इस पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, आप अपना अलग धंधा करेंगे और अलग गोल अचीव करेंगे। तो ये होता है 5 तरीके का रॉबर्ट किंगमर्टन का एनोमी एंड अपॉर्चुनिटी का थ्योरी। ठीक, अब रॉबर्ट किंगमर्टन पढ़ लिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे दृष्टिकोण। अब आदर्श के बारे में पढ़ाएंगे। आदर्श 3 तरीके के हैं, मार्क्सिस्ट, गांधीयन और फंक्शनलिस्ट। तो आदर्श का एक अलग लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू।